दोस्तों यूपी पीसीएस में साइंस कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा रोल तो नहीं प्ले करता, लेकिन ये वही सेक्शन है जो आपके कट ऑफ को आसानी से पार लगा सकता है। और बात जब हम करते हैं बायोलॉजी की, तो ये वही सेक्शन है जो आपके एग्जाम में भी लाइफलाइन जैसा रोल प्ले करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 206 आयरन रॉड और 30 फीट लंबी पाइपलाइन, ये दोनों एकदम कोऑर्डिनेटेड होके कैसे चल सकती है, और इनको चलाने वाला जो फ्यूल है वो कैसे एकदम छोटा सा है और उसका प्रोसेस कितना छोटा सा है। ठीक उसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी है, 206 हड्डियां हैं कुल मिला के। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तब 300 रहती है, लेकिन वो प्रोसेस में 206 कैसे हो जाती हैं। और हॉलो बोन, जिसको खोखली हड्डियां कहा जाता है, उसका रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं खोखली हड्डी के ऊपर हमारा बॉडी फंक्शन भी करता है। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो फिर कैसे एक फूड पूरे बॉडी को चलाता है, और फूड में से कितनी सारी चीजें निकल जाती हैं, और चलाने वाली चीज बहुत छोटी जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, वो 6 एलिमेंट कैसे पूरे बॉडी को चला रही है। और क्या आप जानते हैं कि विटामिन सिर्फ हमारे बॉडी से ही नहीं आती, बल्कि बाहर से भी आती है। हर एक प्रोसेस को हम आज इस सेक्शन में जानेंगे, और इसको मैं पीवाईक्यू के थ्रू समझाया हूं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे वन लाइनर फैक्ट्स में जल्दी ही आपको इसी नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम स्केलेटल एंड मसल सिस्टम पे। अब स्केलेटल एंड मसल सिस्टम में एक होता है आपका एंडोस्केलेटन और एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन। अभी एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल बहुत अच्छा है, आपने कछुआ देखा होगा, कछुआ या फिर स्नेल जिसको जोंक बोला जाता है, तो फिर उनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है। वो हार्ड शेल क्यों होता है? प्रोटेक्ट करता है उनको। उनका एक अपर लेयर होता है जो उनको कोई भी एनिमी हो या फिर कोई भी नेचर डिस्टरबेंस हो तो उससे उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी हड्डियां होती है, ठीक है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है काफी ज्यादा चीजों से, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को। ठीक है, तो लेकिन अभी एंडोस्केलेटन का मतलब ये होता है कि जो हड्डियां शरीर के अंदर हो। अब हमारी सारी हड्डियां शरीर के अंदर है, और एक्सोस्केलेटन मतलब जो शरीर के बाहर हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सोस्केलेटन मतलब कि सिर्फ हड्डियां ही दिखेंगी, सफेद हड्डियां ही दिखेंगी। कोई भी चीज निर्जीव जो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक्सोस्केलेटन क्या है? तो ये नाखून है, देख रहे हो आप नाखून, नेल्स, ये हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव लेयर जैसा प्रोवाइड करते हैं, हमारे फिंगर टिप्स को बचाते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या होगा? एक्सोस्केलेटन, और ये बनता है आपका अल्फा केराटिन प्रोटीन से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये एक एडिशनल पॉइंट था, अभी हम क्वेश्चन की तरफ एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये है कि वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, ऑप्शन है बोन, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्किन और वाटर। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान खुद को अगर प्रकृति समझे तो बहुत ग्रोथ करेगा। तो फिर अभी ये नेचर को देखो, नेचर में भी 70% वाटर है, और फिर बाद में हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो वाटर की पाई जाती है। ये बेसिक नॉलेज है, धीरे धीरे करके हम एनहांस करेंगे। ठीक है, इसको एकदम बच्चा कंसेप्ट मत समझना, पढ़ते चलो। ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स अभी बताया मैंने 70% ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, एवरेज मेल जो बॉडी रहती है, एवरेज मेल बॉडी, इसमें लगभग 65% के आसपास वाटर मिलेगा। लेकिन जब कोई इन्फेंट मतलब कि कोई शिशु बच्चा पैदा होता है तो फिर उसका लगभग 75% के आसपास उसका पानी रहता है उसके बॉडी में। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। अब इसमें से क्या होगा? ये जितने इधर नाम दिए, ये हर एक एलिमेंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंट में। ठीक है, ऑक्सीजन। अभी देखो, नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 204, 206, 208, 210। अब ये बोल दो कि आसानी से 206, लेकिन इसका बाइफर्केशन आप जानते हो, इसका कुल मिला के 2 बाइफर्केशन है। 2 हड्डियों में आप कैसे बांटोगे इसको? एक तो है आपका एक्सियल बोन, और एक है आपका एपेंडिकुलर बोन। एपेंडिकुलर और एक्सियल बोन, अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, एक्सियल बोन मतलब कि ऐसा मान लो कि आपका एक्सरे जिसके ऊपर आपकी बॉडी टिकी हुई है, किस पे टिकी हुई है? तो फिर आपका एक स्कल है और वर्टिब्रे है, चेस्ट है, तो फिर ये सब आपका आएगा एक्सियल में। एपेंडिकुलर में आएगा आपका शोल्डर बोन, दोनों लिम्ब मतलब कि जो आपका बॉडी के बाहर साइड है, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, तो फिर ये कैसे फैलने वाली चीज है,
हमारा चेस्ट फैलेगा नहीं, मतलब कहीं मोशन में नहीं रहेगा। तो फिर इसके लिए एपेंडिकुलर और एक्सियल का ये दोनों डिफरेंस है। अब एक्सियल में आता है 80, मतलब 80 बोन है, और एपेंडिकुलर में बचे हुए 126 बोन आते हैं। अब इस 80 में से मैं बता दूं 29 जो है आपके इसमें स्कल में आ रहे हैं, ठीक है, स्कल में आ रहे हैं। 22 पूरा स्कल का है, जिसमें से 7 कान की हड्डियां बनती है, 7 कान की हड्डियां, ठीक है। ये बोन का हो गया क्वेश्चन। अब यहीं पे आता है स्मॉलेस्ट बोन आप किसको बोलते हो, वोमर, स्टेप्स, मेलियस, इनकस। तो फिर स्टेप्स आपका जो है स्मॉलेस्ट बोन है। देखो ये सब जो क्वेश्चन भले फैक्चुअल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं। अभी देखो रिब्स की बात आ रही है, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। रिब्स आपका कहां पे रहता है, इस तरफ, ये चेस्ट के जो नीचे साइड रहता है इधर ही आपका रिब्स रहता है, ठीक है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर रहेगा 12 रिब्स। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशन है, 2 बाइफर्केशन है और दूसरे बाइफर्केशन के अंदर एक और है। तो है एक है आपका ट्रू रिब्स और एक है आपका फॉल्स रिब्स, ठीक है। अभी ट्रू रिब्स ये है कि मतलब बीच में एक बोन रहता है चेस्ट के इधर पे, जिसको ब्रेस्ट बोन बोला जाता है। तो फिर उस ब्रेस्ट बोन से जो जो बोन टिका हुआ है उसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ये पहले जो 7 रिब्स है, मतलब 1 से लेकर के 7 नंबर के रिब्स, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। और ये जो फॉल्स रिब्स है ये 8 से लेकर के 12 है। अब इसमें से जो 11 और 12 है इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्टली ब्रेस्ट बोन से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। देखो ये अगर स्किप हो रहा है तो आप इसकी चिंता मत करो, मैं वन लाइनर नोट्स इसका प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। नोट्स पूरा मिलेगा आपको विद डायग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज हॉलो, पोरस, सॉलिड, रिवेट। अब इसका देखो मैंने बोला था आपको खोखली हड्डी की जो है वो कितनी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो हॉलो बोन, ये जो इधर लेग बोन है ये हॉलो रहता है आपका, हॉलो रहता है। तो फिर क्या इसमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, हार्ड हो जाता है, रफ हो जाता है। हार्ड और रफ होता है तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो फिर आप जितना अभी आपको चलना पैर से, तो फिर ये जितना हार्ड रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना स्टिफ रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा स्टिफ होने पे इसमें दिक्कत हो जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी क्या होता है, देखो इसमें दिमाग लगाओ। आर्थ्रो आ गया, ठीक है, आर्थ्रो मतलब कोई हड्डी से रिलेटेड है। ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी इसमें किसी में हड्डी की बात आ ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। तो ये आर्थ्रोप्लास्टी एक सर्जरी है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट में। इसमें क्या होता है कि जब आपकी हड्डी घिस जाती है, हड्डी स्टिफनेस की वजह से घिस जाती है, कार्टिलेज या फिर टेंडन जब वीक हो जाता है, तो फिर ये कार्टिलेज टेंडन की वजह से इधर से हिप जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है, ताकि जो पेन है, जो स्टिफनेस है, उसको रोका जा सके। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक, इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट, फिब्रस टिश्यू, फिब्रिन, मस्कुलर टिश्यू। अभी इसका आंसर है लिगामेंट। लिगामेंट और कार्टिलेज में मैं एक डिफरेंस बताता हूं आपको। देखो लिगामेंट क्या करता है कि आपके 2 बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है, लिगामेंट आपके 2 बोन को कनेक्ट करेगा। और कार्टिलेज क्या करेगा, एक मसल और एक बोन को कनेक्ट करेगा। ये डिफरेंस है, समझ में आया। लिगामेंट 2 बोन को कनेक्ट कर रहा है और कार्टिलेज एक बोन और एक मसल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस आप समझ लियो तो फिर आपका कंसेप्ट आसान है। दोनों रबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों में फाइबर होता है, दोनों जो है ऐसा स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे हड्डी में बैलेंस बना रहे। लिगामेंट खास करके 2 जॉइंट के बीच में होता है, जैसे कि अभी ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं लिगामेंट है, आपके एंकल में कहीं ना कहीं लिगामेंट है। तो फिर ये लिगामेंट एक जो है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये जो प्रेशर जो है उसको अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब प्लैक्स फॉर्म्ड ऑन टीथ मेड अप ऑफ, अब ये फूड पार्टिकल ओनली, फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा, फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड, और यहाँ पे फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया। अब जब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो फिर वहां पे सड़न कैसे पैदा होगी। अब देखो ये आपका प्लैक प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये आपका टीथ और एक सर्विकल मार्जिन करके एक जगह है, उसके बीच में आपका ये फाइंड आउट होता है। किसके बीच में, सर्विकल मार्जिन और टीथ के बीच में ये एक लेयर बनाता है, लेयर बनाता है जिसके ऊपर फूड पार्टिकल टिकते हैं और जो सलाइवा है, सलाइवा तो आपके माउथ में रहेगा ही रहेगा, माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया, ये यहाँ पे एक लेयर फॉर्म करती है। और ये लेयर जब कंटिन्यू हो जाती है यहाँ पे, खास करके बैक्टीरिया और माउथ एसिड वाला, तो फिर यहाँ पे प्लाक के चांसेस बन जाते हैं। प्लाक असल में दांत की सड़न है, ठीक है। तो फिर भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया, ठीक है। अब सलाइवा की जब बात आती है तो फिर आपका एक दिन में
सलाइवा कितना प्रोड्यूस होता है, लगभग 1 लीटर के आसपास, ठीक है, 1 लीटर के आसपास लगभग आपका सलाइवा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, अभी मैंने बताया कि एक स्टिफनेस प्रोवाइड चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए और खास करके स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। तो सोडियम और पोटेशियम नहीं रहेगा, आयरन और कैल्शियम नहीं रहेगा, कैल्शियम एक बनता है लेकिन आयरन यहाँ पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट यहाँ पे अभी एक दिमाग लड़ाओ आप कि ये जो बनता है बेस ये प्रोटीन देगा आपका, लेकिन सॉल्ट वहां पे प्रोटीन आपको नहीं देगा। इनफैक्ट हड्डी में सोडियम रहता है लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में रहता है, तो सोडियम एंड कैल्शियम भी नहीं आएगा लेकिन कैल्शियम एंड फोस्फोरस आ जाएगा, तो फिर ये आपका राइट आंसर है, यहाँ पे कैल्शियम एंड फोस्फोरस है, ठीक है। जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है ये आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, मतलब कि जब आप उसको टाइट करते हो फिर उसको रिलैक्स करते हो, तो इसके लिए आपके लिए सोडियम पोटेशियम बहुत यूजफुल है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन जॉस, थाइस, नेक, हैंड्स, तो फिर इसका आंसर है जॉस। आपके जॉ में इतनी ताकत है कि आप 25 किलो तक का लोड खींच सकते हो। अब इसको खींचना नहीं तो दांत टूट जाएंगे तो बोलो कि शिवान सर ने तोड़वा दिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जॉस और ये आपके मेंस तक में पूछा गया, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका माउथ से लेकर के एनस तक का पूरा एक जर्नी रहता है, इसमें फूड प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होता है कि आपके माउथ में जाता है तो फिर फूड स्मॉलर पार्टिकल में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटा जाता है, फिर बाद में ये ईसोफेगस, मतलब ये यहाँ से जो गले से जो नली जाती है ये इसको ईसोफेगस बोला जाता है, तो फिर यहाँ से जाता है और फिर वहीं पे स्टोमक, स्मॉलर इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में कुछ जूस रहते हैं, जूस, एसिड, ऐसे अलग अलग लिक्विड रहते हैं, फ्लूइड रहते हैं जो खाने को प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? एंजाइम के थ्रू। एंजाइम कैटलिस्ट जैसा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया। अब इसमें कुछ फैक्ट जिसको मैं स्टोरी की तरह बताऊंगा वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन ह्यूमन मोस्ट ऑफ द डिजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नहीं देखना है कि खाना आपका जहां जा रहा है वहीं पचेगा, नहीं, पेट में नहीं होता। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट का भी रोल होता है, लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, आगे बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। स्वीट, अब इसमें यह है कि आपकी जीभ कौन से टेस्ट को टेस्ट नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती। स्वीट, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी, उमामी, सौर, पंजेंट, ठीक है। अभी देखो पंजेंट जो है ये एक स्मेल है, ठीक है, स्मेल की आप क्या सुगंध ले रहे हो वो एक स्मेल है, लेकिन ये जो स्पाइसी है, स्पाइसी ये एक तरीके का मतलब तीखापन है, तो फिर ये आपका यहाँ पे ये आपका 4, मतलब आपका ये इधर 4 और 7 है। स्पाइसी आपका कोई टेस्ट नहीं होता, ये एक तीखे की मात्रा है। उमामी मतलब क्या, देखो अभी उमामी मतलब जैसे मीट होता है, कच्चा मीट, उसका टेस्ट कैसे आता है, तो उसको उमामी बोला जाता है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं, सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू बिटरनेस, मतलब कड़वापन आप कहाँ पे ज्यादा फील कर पाते हो। एक है टिप, दूसरा है मिडल पार्ट, तीसरा है पोस्टीरियर पार्ट, चौथा है एज, और फिर ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चन भले बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएससी को ऐसा टुच्चा एग्जाम समझ के ना नकारे, आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है उसको पकड़ के चलिए, ठीक है। तो टिप मतलब जो अग्न भाग है, तो फिर यहाँ पे नहीं, मिडल पार्ट में नहीं, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में हाँ। अभी देखो इसका साइंस ये है कि जो टिप और मिडल पार्ट है ये अक्सर यूज पे रहते हैं, एज, तो ये तीन क्या है, ये अक्सर यूज पे रहते हैं काफी ज्यादा, मतलब ऐसे कहते हैं कि रफ हो चुके हैं या फिर इनको टेस्ट बड्स की बहुत ज्यादा आदत हो गई। लेकिन यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, खास करके बिटरनेस को। तो फिर इसके लिए जब पॉइजनस जैसा कुछ टेस्ट आता है, मतलब कुछ ऐसा जहरीला या फिर कड़वापन बहुत ज्यादा आता है, तो फिर ये पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल जाता है ब्रेन को कि ये चीज कड़वी है या फिर बिटर है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है आपका पोस्टीरियर पार्ट। फिर चौथा है एंजाइम। अब देखो एंजाइम एक ना शक्तिमान है, ठीक है, बहुत अंडररेटेड हीरो। एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, फैट, शुगर, प्रोटीन, विटामिन, क्या है ये, तो फिर ये प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन। अब इसके रोल क्या है, क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा मैं। सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम, मतलब कि
कोई भी चीज को कैटेलाइज करना केमिकल रिएक्शन के लिए, आप खा रहे हो तो फिर वो आपके एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू एक फूड गया है, एक सप्लीमेंट गया है आपके अंदर, आपने उसको चबा चबा के छोटा किया, लेकिन अब उसको एनर्जी के थ्रू पूरे शरीर में कौन फैलाएगा, तो एंजाइम फैलाएगा। कैसे फैलेगा, पहले तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ होगा, इसमें एसिड होंगे अलग अलग जगह पे जा करके, तब जाके फैलेगा। तो फिर इसमें इसका रोल किसका, एंजाइम का एक्टिवेट हो जाता है। क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। कैसे, इसको कैटेलाइज करके। कैटेलाइज कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, याद रखना है। अभी इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट, ठीक है। अभी दे आर बायोकैटलिस्ट, एक ये चीज बायोकैटलिस्ट है, क्या ये है, बिल्कुल है, सही है। तो फिर ये वाला पहला आपका राइट हो गया। दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूस। अभी बहुत बच्चे यहाँ गलती करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इसलिए देखो, अभी जैसे पैनक्रियाज है आपका, तो पैनक्रियाज में आपके अलग जूस अवेलेबल है, तो फिर वहां पे अलग केमिकल रिएक्शन होगा। लीवर में अलग जूस अवेलेबल है, बाइल जूस है, तो फिर वहां पे अलग होगा। स्टमक में आपके अलग है, स्मॉलर इंटेस्टाइन में अलग है, तो फिर वो जूस के वजह से केमिकल रिएक्शन डिफर करते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसके लिए वो अपने साइट पे तभी प्रोड्यूस करेगा जिस जगह पे वो है, उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों सही है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहीं पे विच एंजाइम कैन कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। ग्लूकोज है, अब इसको इथेनॉल में कौन कन्वर्ट कर रहा है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है या डायस्टेज है। तो इसका आंसर है जाइमेज। अब जाइमेज जब ग्लूकोज से इथेनॉल में कन्वर्ट करता है तो एक गैस रिलीज होती है, इसको याद रखना है। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर। अभी मतलब इनमें से चार ऑप्शन है, इसमें से क्या करता है लीवर, ठीक है। लिपेज, यूरिया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर इसमें से क्या लिपेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, लिपेज। अब लिपेज कैसे प्रोड्यूस होगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका पैनक्रियाज साइड में होता है। अब डाइजेशन ऑफ लिपिड बोला है, लिपिड को पचाना है, ठीक है, जिसको वसा बोलते हैं। अब वसा को पचाने के लिए प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें से किन किन जूस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। ऑप्शन दिया है बाइल एसिड, लिपेज और पेप्सिन। तो इसमें बाइल एसिड क्या करता है, आप अभी देखो लिपिड क्या है, लिपिड पहले मैं बताता हूँ होता क्या है। लिपिड आप कोई एक फैट्स है या फिर ग्लिसराइड्स है, फैट्स है या फिर ग्लिसराइड्स है, तो फिर इसको आप लिपिड बोलते हो। अब बाइल एसिड क्या करता है, ये फैट को पचाता है, जो भी फैट्स है इसको पचाता है। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ लिपिड बोला है, और ये फैट और ग्लिसराइड दोनों को मिला के बना है, तो फिर ये फैट को पचा रहा है, तो फिर यहाँ पे इसका रोल है। अब लिपेज की बात हुई है, अभी हमने ऊपर बात किया लिपेज के बारे में कि लीवर इसको बनाता है। अब ये लिपेज क्या करता है, लिपिड को दो में बांटता है। एक है आपका ट्राइग्लिसराइड, एक है आपका मोनोग्लिसराइड में, और दूसरा है आपका फैटी एसिड में। ये दो में बांटता है, और ये सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करता है। क्या करेगा, ब्रेक डाउन, दो में तोड़ेगा। तो फिर तोड़ना भी पचाने की एक क्रिया है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जब चबा रहे हो तो फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा है, तो फिर ठीक उसी तरह मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड भी इसके अंदर आएगा। अब बात यहाँ पे पेप्सिन की हुई है, तो पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और ये आपके स्टमक में होता है, पेट में, ठीक है। तो आपका पेट क्या प्रोटीन पचा रहा है, किसके थ्रू, पेप्सिन के थ्रू। अब इसका भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। अभी मैंने बताया इसका स्टमक में हो रहा है, ठीक है। एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अभी प्रोटीन को क्या पचा रहा है, अभी आपने ऊपर पेप्सिन पढ़ते आए हो, तो फिर ये उसी का भाई है ट्रिप्सिन, जो इसकी सहायता करता है इसमें पचाने के लिए, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन का भाई है। अब ट्रिप्सिन करता क्या है, देखो ट्रिप्सिन क्या करेगा कि ये एक्टिवेट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक्टिवेट हो रहा है। ऊपर हमने स्टमक में पेप्सिन देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ट्रिप्सिन देख रहे हो, ठीक है, अंतर है दोनों में। ये अभी स्मॉल इंटेस्टाइन इधर है। अब ये क्या करता है कि डुओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, डुओडेनम, जेजेनम, इलियम, ये तीन हिस्से हैं। अभी इसमें मैं डुओडेनम की बात कर रहा हूँ। डुओडेनम जो आपका सबसे छोटा हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब इसके अंदर ये क्या करता है कि हाइड्रोलाइज कर देता है इसके पेप्टाइड बॉन्ड को। ट्रिप्सिन के पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं, मतलब पेप्टाइड ऐसे अलग अलग बहुत सारे बॉन्ड है जो जुड़े रहते हैं, ऐसे चलते चले गए।
तो इनको ये हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइज करके ये ब्रेक डाउन करेगा और फिर इसको पचाएगा प्यार से, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब मैंने डुओडेनम, जिजेनम, इलियम, ये 3 मैंने बताया था। इसकी एक आप लाइन से याद रखो इसको कि छोटे से बड़ा कौन सा है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, और यूपीपीसीएस तो टच कर ही रहा है भाई आजकल यूपीएससी को भी, तो फिर अपनी तैयारी बनाते चलो। तो फिर सबसे छोटा है आपका नहीं, हाँ सबसे छोटा है आपका डुओडेनम, दूसरा है आपका जेजेनम, और तीसरा है आपका इलियम। अब इसमें जो डुओडेनम का साइज है इसका है लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास, जेजेनम का आपका 2.5 सेंटीमीटर के लगभग है, और इलियम का आपका 3.5 मीटर के लगभग है। ये 2.5 मीटर है, सॉरी 2.5 मीटर के लगभग, और इलियम का 3.5 मीटर के लगभग। इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप नोट्स नहीं कर रहे हो, इसको नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखो बस इसको, ठीक है। अब इसमें ह्यूमन बॉडी इज इनकैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज, दूसरा है स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइजेस्टेस इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता, क्या यह बात सत्य है? सत्य है, नहीं पचा सकता। तो फिर इसीलिए अब इस एक सेल्यूलोज का एक वेराइटी है आपका माल्टोस। माल्टोस आपका कहाँ पाया जाता है? सलाइवा, मतलब जो आपके थूक है उसमें आपको माल्टोस पाया जाता है, वो क्या है? सेल्यूलोज का एक वेराइटी है। तो फिर इसको पचाया नहीं जा सकता, ये कहीं ना कहीं यहाँ वहां से निकल जाता है। स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डाइजेस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो हाँ स्टार्च डिग्रेड, अभी ये जो डाइजेस्टेज है, डाइजेस्टेज, ये आपके स्टार्च को पचाता है, ठीक है। तो फिर लेकिन ये इसका रीजन नहीं है ना, यहाँ पे सेल्यूलोज की बात हो रही है, और डाइजेस्टेज जो है सेल्यूलोज को नहीं पचाता है। स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों अंतर है, तो फिर मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कदम के ऊपर, विटामिन एंड न्यूट्रिशन। अब मैं आपको खिलाने वाला हूँ विटामिन की गोली। इतना प्यारा चैप्टर है भाई, इतना प्यारा चैप्टर, सारा स्ट्रेस आपका निकल जाना है यहाँ से, ठीक है। बेसिक से शुरू करते हैं कि इसमें लिखा है फंक इन्वेंटेड। अभी ये फंक ने क्या इन्वेंट किया? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम्स। अभी मैं यहाँ विटामिन न्यूट्रिशन लिखा हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो अक्सर दिमाग में नहीं आता, तो इसको आपको रटना है। फंक इन्वेंटेड विटामिन। अभी विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, मतलब इसको एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर किसको बोला जाता था? हॉर्मोन्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। अभी ये देखो हॉर्मोन्स जो है ये अपने बॉडी के अंदर ऑलरेडी रहता है। फैट्स ये न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, फैट्स भी न्यूट्रिशन का पार्ट है इसको, क्योंकि ये गुड फैट, बैड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट्स, तो फिर ये सब अलग अलग है, क्या है मैं अभी बता दूंगा। प्रोटीन्स, अब ये सब क्या है? न्यूट्रिशन के अलग अलग चीज है, लेकिन वहीं पे विटामिन ये इसके थ्रू सिंथेसिस होता है। तो विटामिन का पहला जो नाम था वो था एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, ये तो बाद में इसका नाम पड़ गया विटामिन। और किसने रखा था वो नाम? तो नाम रखा था फंक, ठीक है। तो अभी अगला सवाल अपना है कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है, तो फिर उसमें बताने की दोनों सही है कि गलत है, क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी ये 2 है, तो फिर अब इसमें जब बोला गया है नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द विटामिन, तो सही बात है। अभी देखो क्योंकि बॉडी एक डाइटरी फैक्टर से आता है, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था एसेटिव डाइटरी फैक्टर, तो डाइट से आ रहा है पहली बात, ठीक है। और नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन मतलब अब कुछ विटामिन ऐसे जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे विटामिन डी जो सनलाइट है, जो यूवी रेस के थ्रू आ रहा है या फिर कैसे भी आ रहा है, तो जो विटामिन डी हम ले रहे हैं वो तो बाहर से आ रहा है, वो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा नहीं है। तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी लिखा, तो असर्शन आपका राइट है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो फिर जब अभी ह्यूमन ऑर्गन, अभी क्या ऑर्गन की बात हो रही है, क्या ऑर्गन वो सप्लाई कर रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइटरी फैक्टर, देखो एसेटरी डाइटरी फैक्टर जो इसका नाम था किसी कारण से था, क्योंकि डाइट से सिंथेसिस कर रहा है, तो फिर इसीलिए ये सिंथेसाइज कर रहा है एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कहाँ से? डाइट से। तो फिर आपका रीजन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ये क्या होएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। ए सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है, ठीक है। सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल व्हाइल अदर आर वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल सही बात है। जो विटामिन रहते हैं 2 तरह के रहते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल? अब इसमें से विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल रहता है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो
जो वाटर सॉल्युबल है वो आपके शरीर के अंदर रुकेगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल ऐसे रुकेगा, ठीक है। तो जो भी विटामिन बी के जितने भी ग्रुप हैं, जितने ग्रुप है विटामिन बी के, सब 1, 2, 12 जो भी 6, तो ये विटामिन बी और सी विटामिन, ये जो है आपका वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से आपके, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई के ये आपके फैट सॉल्युबल है। ये शरीर में लंबे समय तक रहते हैं, कुछ नहीं तो 5-6 साल से ज्यादा समय तक रहते हैं और फिर बाद में ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। अभी मैंने बोला विटामिन बी और विटामिन सी रुकते नहीं है शरीर में, तो फिर ये आपके यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू ये बह जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ मैसेज देने के लिए लिया हूँ। एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम ओनली। तो इसका आंसर तो पोटेशियम ओनली है। अब देखो ये 2014 में यूपीपीसीएस ने पूछा था। अब आप अपने घर में सेब खाते हो, फल खाते हो, तो उसका कोई भी चीज न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वो क्या इफेक्टिव है, फिर डॉक्टर क्यों उसको सलाह देते हैं। तो फिर इसके लिए अभी जैसे आम का सीजन है, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंगो कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू है और वो उसके अंदर कौन से एलिमेंट है जो कौन कौन से डिसीज को रोकते हैं, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में करके दिखाओ। What is the role of antioxidant in human system? ठीक है, they promote vitamin synthesis, prevent excessive oxidation of carbohydrate, protein and fat, protect cell against effect of free radicals या फिर delay with aging process, ठीक है। अब ये है, अब पहले तो समझो कि एंटीऑक्सीडेंट, पहले तो ऑक्सीडेशन होता क्या है ये देखो। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये चेन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये चेन रिएक्शन है जो ना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। तो इसके अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट आता है। और एंटीऑक्सीडेंट के अंदर क्या रहता है, एक तो रहता है आपका एब्सकॉर्बिक एसिड, क्या रहेगा, एक रहेगा आपका एब्सॉर्बिक एसिड, मतलब इसमें विटामिन सी वाले कंपोनेंट है, और दूसरा है आपका पॉलीफेनॉल, अब ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट को एज अ रोल प्ले करता है एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है। और इसके सोर्स कौन से हैं, तो इसके सोर्स है आपके फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये दो आपके सोर्स हैं, आपको याद रखना है। अगर आप नहीं याद रख रहे हो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा यार, दिक्कत किस बात की है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जो चेन रिएक्शन के थ्रू बनते जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो फिर उसको रोकते, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट सेल्स अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये बच्चा क्वेश्चन है, इसको आप भी हल करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग अ वाउंड, अभी देखो हेल्पफुल ऑफ हीलिंग ऑफ वाउंड, कोई घाव है, घाव मतलब स्किन पे होता है या फिर कोई चोट रहती है अगर अंदरूनी भी, तो फिर वो क्या एक जख्म है, सूजन है, स्वेलिंग है, तो फिर उसको कौन, विटामिन सी उसको प्रोटेक्ट करता है। स्किन रिलेटेड कुछ है तो विटामिन सी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। विटामिन सी हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अभी विटामिन सी किस में, तो आयरन अब्जॉर्ब करता है, विटामिन सी क्या, आयरन अब्जॉर्ब कर रहा है। अभी ये इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था कि विटामिन सी कैसे आयरन अब्सॉर्ब कर रहा है, ये आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट वाला बात आएगा उसमें मैं पीछे नहीं हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, अभी मैंने बताया था इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन दोनों लगाओ, कौन सा आएगा कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड कोलीकैल्सीफेरॉल, ध्यान से पढ़ो, कोलीकैल्सीफेरॉल इज ए बोन कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। अभी यहाँ पे कैल्सी आ गया, यहाँ पे कैल्सी आ गया, सीधा सीधा बोन कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, अभी ब्लड कोएगुलेशन मतलब क्या, इसमें एंटी हेमरोजेनिक, ये कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है, तो विटामिन के है। ये क्या करेगा, एंटी हेमरोजेनिक, जिससे ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड आपका एक जगह पे जमा ना हो, तो फिर वो एक फ्लो बनाने के लिए आपका विटामिन के आपका रोल प्ले करता है। अब इसके सोर्स क्या है मैं आपको एक टेबल में प्रोवाइड कराऊंगा अभी इसी लेक्चर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट, तो फिर इसका है विटामिन B12, ठीक है। अब ये क्यों पूछा गया बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है और इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम वाली, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन B12 रिमेन स्टोर्ड इन लिवर फॉर अबाउट 3 to 5 years, दूसरा है विटामिन B12 इज वाटर सॉल्युबल।
अब मैंने आपको बताया था कंसेप्ट वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल में, तो वाटर सोल्यूबल में मैंने आपको तभी बता दिया कि 3 से 5 साल तक रहता है इसमें, और फैट सोल्यूबल वो होता है जो 6-7 साल के बाद भी बॉडी के अंदर पड़ा ही रहे। ठीक है, तो इधर असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। वाटर सोल्यूबल है इसके लिए वो 3 से 5 साल लीवर के अंदर स्टोर रखा रहेगा, उसका रीजन नहीं है। इसका रीजन कुछ और है कि डीएनए मैच्योर करता है, डीएनए मैच्योर करता है, अमीनो एसिड का रोल प्ले करता है, ये अमीनो एसिड को कहते हैं ना, अमीनो एसिड को एक फ्लो में रखता है। तो फिर इसका रीजन ये है कि अमीनो एसिड हो गया, डीएनए मैच्योर करना हो गया, आरबीसी को एक फ्लो में रखना हो गया, तो फिर विटामिन B12 इसके कारण यहाँ पे रुकता है, ना कि वाटर सोल्यूबल है इसके लिए। ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। अब देखो इसमें क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें सिलेक्ट करना है आपको कि कोड 1 कोड 2 कौन सा है। देखो आसान है, सबसे पहले विटामिन सी का चला जा रहा है स्कर्वी, विटामिन ए का चला जा रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी जा रहा है बेरी, और फॉलिक एसिड के वजह से जा रहा है आपका एनीमिया। ठीक है, तो फिर ये आपका मैच द फॉलोइंग है। तो फिर ऐसे ही जब आपको कोई चीज आती रहेगी तो फिर आप एक फ्लो में रहोगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपको टाइम सेविंग करने के लिए ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वहां जाएगा तो दिमाग खुलेगा तो मैं कर ही लूंगा, ये गलती मत करना। ठीक है, अभी इसमें देखो कैसा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। विटामिन डी रिकेट के लिए होता है, राइट है। विटामिन सी ब्लीडिंग गम्स के लिए होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी बेरी, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं, बेरी के लिए ही होता है। और विटामिन ए रूमेटिज्म के लिए नहीं, रूमेटिज्म के लिए नहीं होता, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विटामिन B12 एंटी एनेमिक फैक्टर, विटामिन सी एंटी स्कॉर्बेटिक फैक्टर, विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, विटामिन के एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। ठीक है, विटामिन B12 से एंटी एनेमिक फैक्टर आता है, ठीक है, क्योंकि जो भी एनीमिया होता है उसको ये कंट्रोल करेगा। विटामिन सी से एंटी स्कॉर्बेटिक, जो हमने देखा स्कर्वी जो होता है उसको कंट्रोल करता है, तो एंटी स्कॉर्बेटिक फैक्टर आ जाएगा। विटामिन के से एंटी हेमोरेजिक फैक्टर, जो भी कमजोरी रहती है आयरन की, जो डेफिशिएंसी रहती है वो विटामिन के से फुलफिल होती है। लेकिन यहाँ पे विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर नहीं है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर आपका विटामिन ई करता है, विटामिन ई करता है। ठीक है, अब हमारा विटामिन का जो मेजर कंसेप्ट था वो हो गया। अब हम अलग न्यूट्रिशनल चीजों पे आते, तो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। अब प्रोटीन कंटेंट के अंदर एक अमीनो एसिड का चेन होता है, तो उसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि प्रोटीन कंटेंट फाउंड किस में हुआ है, पिजन पी, सोयाबीन, हॉर्स पी और व्हीट। तो इसका आंसर है सोयाबीन। लगभग सोयाबीन आप अगर 100% कंज्यूम कर रहे हो, 100 ग्राम जैसे कंज्यूम करो, तो उसका 40% मतलब 40 ग्राम प्रोटीन सिंथेसिस रहता है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे इसका सिंथेसिस करता है। ठीक है, देखो इस बात का ध्यान रखना है कि इधर जितने सवाल पूछे जाते हैं ना, ये आपके अगल बगल की दुनिया से पूछे जाते हैं कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, तो फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। भी आप, मैंने मैंगो वाला क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आपको देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड टायरोसिन प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड। अभी इसमें अमीनो एसिड और टायरोसिन जो प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन रिच फूड में, उसको लेकर के कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, इट कैन हेल्प इन इंक्रीज एनर्जी लेवल। अब प्रोटीन है तो एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा, जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इट कैन हेल्प इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब इसको आप लिंक करो, जब एनर्जी आएगी आपके अंदर तो फिर आप क्यों ऐसे इमोशनल और एकदम एनवायरमेंटल स्ट्रेस में रहोगे, आपके अंदर एनर्जी, आप थोड़ा वर्कोहॉलिक रहोगे। ठीक है, इट कैन कॉम्बैट डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन को तो कॉम्बैट करेगा क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसा रोल प्ले करता है। अब इसके अंदर जो डोपामिन होता है, डोपामिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, तो फिर इसको ये बूस्ट करता है, तो फिर जिसके वजह से आपका डिप्रेशन यहाँ पे डाउन हो जाएगा, तो फिर ये आपका राइट है। तो फिर इसका एक ही ऑप्शन बच रहा है कि डी, ये एजिंग को सपोर्ट नहीं करता, कि मतलब अगर एजिंग हो रहा है तो फिर मैं उसको रोक दूंगा, वैसा नहीं है। ठीक है, ये आपके अंदर जो भी हॉर्मोन्स है उसको एक्टिवेट करता है, ताकि आप प्रेजेंट में एनर्जी स्ट्रेस जो भी है उसको हटा सको और एनर्जी के थ्रू अपना काम कर सको। एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो इसका है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला देखो, एक CxH2O और इधर Y। अब इधर X और Y की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन H और O का रेशियो याद रखना। H आपका H और O का रेशियो रहेगा 2:1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब इसमें X और Y का वैल्यू अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन H2O का रेशियो आपको याद रखना है, और ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई भी डिजिट आप रिप्लेस कर सकते हो। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। और एक बात है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका 90% के लगभग एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। अब बढ़ते हैं, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट। अभी सीधी सी बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। अभी मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये 3 मेजर कंपोनेंट मैंने बताया, तो इसमें नाइट्रोजन क्यों ही आएगा? तो फिर सीधा सीधा आपका आंसर यही हो गया, कार्बोहाइड्रेट। बाकी क्लोरोफिल में आपको देखने मिलता है, आरएनए और डीएनए में भी मिलता ही है, ठीक है, क्योंकि इसका तो नाम ही है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब एन मतलब न्यूक्लिक है इसलिए नाइट्रोजन नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन है। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। अभी इसमें विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए सॉल्ट वाले मिनरल्स का होना जरूरी है, और कैल्शियम का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बोन से कनेक्ट रहेगा तो फिर वो मसल तभी तो अडाप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम, आयरन, सोडियम तीनों की जरूरत है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ये मत सोचना कि मसल में कैल्शियम की क्या जरूरत है। बोन में भी सोडियम पाया जाता है, बोन में भी आयरन पाया जाता है, बस उसकी कंटेंट कम रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्सेंस है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैसीन, लैक्टोस, कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन और बुटेरिक एसिड। कैसीन आपका ऐसा प्रोटीन है जो लगभग 80% प्रोटीन प्रोवाइड करता है आपके मिल्क में, ठीक है। अब लेकिन कैसीन क्या अकेला काफी है? नहीं। लैक्टोस बिल्कुल नहीं। कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन तो यस। अभी बफेलो का दूध जो रहता है वो ज्यादा व्हाइट क्यों रहता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन की कमी रहती है। कैरोटीन आपका येलो पिगमेंट देता है, याद रखना, कैरोटीन आपका येलो पिगमेंट देता है जो कि काऊ में ज्यादा रहता है, ठीक है। और कैसीन वहीं पे आपका प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो लगभग 80% रहता है। तो फिर बफेलो का मिल्क ज्यादा व्हाइट क्यों रहता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन की कमी रहती है। काऊ के मिल्क में क्यों येलोइश पिगमेंट रहता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन रहता है कैसीन के साथ में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। मदर मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसमें कैल्शियम रहता है, पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, लेकिन आयरन नहीं रहता है। ये एज इट इज फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इसमें आयरन नहीं रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स। तो फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, मिनरल्स नहीं, इसका आंसर फैट्स है। कैसे कि अगर आप जैसे 1 ग्राम आप फैट ले रहे हो तो फिर 9 किलो कैलोरी जो है आपका फैट प्रोवाइड करता है, और वहीं पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपका सिर्फ 4 किलो कैलोरी के लगभग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, असर्शन और रीजनिंग, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है। विटामिन आर इन्विगोरेटिंग एलिमेंट हुज स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। विटामिन अगर छोटे मात्रा में भी हो लेकिन वो पूरे बॉडी में एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी, एंजाइम ने उसको अच्छे से कैटेलाइज कर दिया तो फिर वो गुड हेल्थ के लिए प्रूवन है, बिल्कुल प्रूवन है। तो फिर आपका असर्शन राइट है यहाँ पे। विटामिन हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। ये विटामिन का प्रॉपर्टी नहीं है। विटामिन का प्रॉपर्टी क्या है कि वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा आपको ताकि एंजाइम कैटेलाइज करे और पूरे बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करे, ना कि बैक्टीरिया को खत्म करे, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने और बैक्टीरिया को खत्म करने में डिफरेंस रहता है। तो फिर ये हार्मफुल बैक्टीरिया कैसे किल, इसको कौन करेगा? इसको तो व्हाइट ब्लड सेल करेगा, ठीक है। WBC यहाँ पे इसको किल कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है WBC, कैसे होता है, ये मैं आपको आने वाले सेशन में बता दूंगा, ठीक है। अभी ट्रांस फैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट लोअर्स द लेवल ऑफ HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, इंसुलिन। अब इंसुलिन तो शुगर वुगर से रिलेटेड, ठीक है। अभी यहाँ पे जो HDL है और ट्रांस फैट है, इसका कंसेप्ट क्या है? देखो, HDL क्या करता है कि ये ब्लड स्ट्रीम को बूस्ट करता है, ब्लड स्ट्रीम को ये बूस्ट करता है HDL। अब HDL अगर ज्यादा है, ये गुड फैट है आपका, HDL आपका गुड फैट है, और ये जो LDL है आपका बैड फैट है। अगर गुड फैट का मात्रा ज्यादा है यहाँ पे तो फिर जो आपका हार्ट रिलेटेड डिसीज है उसके रिस्क कम हो जाते हैं। तो फिर HDL का होना यहाँ पे अच्छी बात है।
तो फिर ट्रांसफैट आपका यहाँ पे अगर ये ज्यादा रहेगा, ट्रांसफैट ज्यादा रहेगा तो एचडीएल भी ज्यादा रहेगा, और एचडीएल ज्यादा रहेगा तो फिर रिस्क यहाँ पे कम रहेगा। बस यही कॉम्बिनेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल, या फिर नन ऑफ द अबव? तो फिर सबको पता है ये ट्राइग्लिसराइड फैट्स है। अब इसके अंदर हमने मोनोग्लिसराइड भी देखा था ऊपर, एक मोनोग्लिसराइड, फिर फैटी एसिड भी है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर ये इसके कंपोनेंट्स है जो इसका एक चेन बनाता है, ठीक है। तो फिर ये ट्राइग्लिसराइड मतलब ये ग्लिसराइड के तीन कंपोनेंट, तीन एलिमेंट से बना हुआ है ये। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग? स्टेरॉइड, विटामिन, एंजाइम, इंसेक्टिसाइड? तो फिर ये इसका क्या है? स्टेरॉइड है, ठीक है। तो स्टेरॉइड इसका आपका कोलेस्ट्रॉल में आता है। ये एज इट इज फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे आपको एक टेबल प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। ये बस अभी तो विटामिन के लिए मैंने प्रोवाइड किया, बाकी मैं कल तक आपको टेलीग्राम लेक्चर पे पूरा एक इसका वन लाइनर नोट और फैक्ट, क्विक फैक्ट जो आपको याद करना चाहिए एग्जाम को लेकर के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भागने वागने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार। देखो विटामिन है, कैरोटीन के लिए है, ये हटा देना, HDMN, RDA वुमेन, ठीक है। ये बहुत रेयरली पूछा जाएगा, नहीं तो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके सोर्सेस कहाँ से हैं आप वो देख सकते हैं, फंक्शन कहाँ पे। B1 थियामिन रहता है, B2 रिबोफ्लेविन, B6 पैरोडैक्सिन, मतलब ये पूरा डिटेल्ड टेबल है। आप इसको आराम से देखिए, इसको टाइम स्पेंड कीजिए, और ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। अभी मुझे भी एक दिन में याद नहीं हुआ था ये, आराम से इसको टाइम दीजिए, हर दिन देखिए इसको। अगर पॉसिबल है तो इसका प्रिंट आउट निकालिए, लगा दीजिए अपने अलमारी पे, फ्रिज पे, कहीं पे भी। फ्रिज पे लगाओगे तो और बेहतर है, तो ताकि आप जो फ्रूट्स जो भी देखोगे तो आपको याद होता रहेगा, तो फिर वो चीज आप प्रैक्टिकली भी याद करते रहोगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया, तो इसको प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ये सब लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, उस पर बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।